प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम ध्रुव स्वामिनी नाटक का पेज नंबर 11 पढ़ेंगे। अभी तक ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक से पाठ 4 तक पेज नंबर 1 से 10 तक हमने पढ़ लिए हैं और प्रथम अंक की ही कथा चल रही है। और 1 से 10 तक के पेजेस में जो हमने कथाक्रम पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि किस तरह से रामगुप्त अपनी कायरता दिखाता है और अमात्य शिखर स्वामी के साथ मिलके शकराज के साथ युद्ध ना करके बल्कि उसके अपमानयुक्त संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है कि जो शकराज है उसका दूत खिंगिल यह संदेश लेकर आया है कि यदि रामगुप्त शकराज के साथ युद्ध नहीं करना चाहता है तो वह ध्रुव स्वामिनी और अन्य सामंतों की सभी स्त्रियों को उसके राज दरबार में भेज दे तो वह युद्ध नहीं करेगा। और रामगुप्त की कायरता यहाँ तक 10 पेजों में हमें देखने को मिलती है। अब आगे देखिए पेज नंबर 11 में क्या संवाद है, क्या वार्तालाप होता है। ध्रुव स्वामिनी: मैं महादेवी ही हूं ना। यदि यह सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो। मैं चाहती हूँ कि अमात्य यानी कौन, शिखर स्वामी, अमात्य के साथ ही कुमार से कुछ बातें कर लूं। इन पंक्तियों में ध्रुव स्वामिनी जब दासी से बात कर रही होती है तो वह दासी को आदेश देती हुई कहती है कि तुम मुझे इस राज्य की महारानी मानती हो, महादेवी मानती हो। यह बात सत्य है ना कि मैं राजा रामगुप्त की पत्नी हूँ, तुम महारानी हो। तो मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम चंद्रगुप्त को यहाँ मेरे समक्ष बुलाओ ताकि मैं उनसे कुछ बातें कर सकूं। मैं चाहती हूँ कि जो महामंत्री शिखर स्वामी मेरे साथ कुछ मंत्रणा करने आए, कुछ बातें करने आए, उस संधि प्रस्ताव को लेकर जो भी वो मुझसे विचार विमर्श करना चाहते हैं, तो मैं उस समय चंद्रगुप्त के सम्मुख ही उस वार्तालाप का हिस्सा चंद्रगुप्त को भी बनाना चाहती हूँ। तो क्या तुम मेरी आज्ञा मानोगी और चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो। परिचारिका: क्षमा कीजिए, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा। लेकिन दासी साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि महारानी, महादेवी, मुझे क्षमा कीजिए। भले ही आप रामगुप्त की पत्नी हैं और महारानी हैं, लेकिन हमें आपका किसी भी आदेश मानने से, आज्ञा मानने से मना किया हुआ है। पहले मुझे अमात्य शिखर स्वामी से पूछना होगा कि क्या आप चंद्रगुप्त को बुलाना चाहती हैं, क्या चंद्रगुप्त को आपके लिए बुला दिया जाए। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से उसकी ओर देखने लगती है और वह पान का डिब्बा रखकर चली जाती है। एक दासी की इस तरह की अवज्ञा को देखकर ध्रुव स्वामिनी का क्रोध बहुत अधिक बढ़ जाता है और वह क्रोध से उसकी तरफ देखती है और दासी उसके क्रोध को भली भांति जानकर समझकर पान का डब्बा रखकर वहां चली जाती है। और तभी एक बोने का कुबड़े और हिजड़े के साथ शिविर में प्रवेश होता है और वो दोनों, कुबड़े, बोने और हिजड़े का क्या संवाद है, इस संवाद को हम देखेंगे। कुबड़ा: युद्ध, भयानक युद्ध। कुबड़ा कहता है कि मैंने सुना है कि गुप्त साम्राज्य में एक बड़ा भयानक युद्ध होने जा रहा है। बोना: हो रहा है कि कहीं होगा मित्र। बोना कहता है कि यह युद्ध कहाँ हो रहा है या अभी होगा, मित्र बताओ तो, पूरी बात तो बताओ, आखिर बात क्या है। हिजड़ा: बहनों, यही युद्ध करके दिखाओ न, महादेवी भी देखे। हिजड़ा कहता है रामगुप्त युद्ध करके तो दिखाए, रामगुप्त तो इतना कायर है कि वह युद्ध कर ही नहीं सकता। महादेवी यानी ध्रुव स्वामिनी भी तो उसकी वीरता को देखे, लेकिन वह तो वीर व्यक्ति है ही नहीं। बोना कुबड़े से सुनता है, रे तू अपना हिमाचल इधर कर दे, मैं दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूंगा। बोना कुबड़े से कहता है कि रामगुप्त तो इस तरह की बातें किया करता है कि जैसे कि वो बहुत बड़ा वीर है। वो कहता है कि मैं गुप्त वंश को बचाने के लिए तो कुबेर तक पर भी चढ़ाई करके अपने राज्य को बचाऊंगा, लेकिन वास्तव में वह निराकायर व्यक्ति है। उसकी कुबड़ दबाता है और कुबड़ा अपने घुटनों और हाथों के बल बैठ जाता है। राजा के बारे में इस तरह की बातें सुनकर बोना उसके कुबड़ को दुबाता है और कुबड़ा अपने घुटनों पर बैठ जाता है। हिजड़ा कुबड़े की पीठ पर बैठता है और इस प्रकार से हिजड़ा कुबड़े की पीठ पर बैठ जाता है। बोना एक मोरछल लेकर तलवार की तरह उसे घुमाने लगता है और बोना व्यक्ति एक तलवार को लेकर घुमाने लगता है। अर्थात रामगुप्त के दरबार में जो
अन्य व्यक्ति दास दासियां हैं वे भी इस तरह से व्यवहार करते हैं कि जैसे उनके अंदर का साहस शौर्य पराक्रम खत्म हो गया हो, अर्थात उनको बोने कुबड़े और हिजड़ों की संज्ञा दी गई है। आगे के संवाद में देखिए, हिजड़ा, अरे यह तो मैं हूँ नलकूबर की वधू, दिग्विजय वीर, क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना। हिजड़ा कहता है, अरे अरे तुम किससे युद्ध करने की बातें कर रहे हो? ये तो मैं हूँ नलकूबर की वधू, अर्थात नलकूबर की बहू हूं मैं, और जो दिग्विजय वीर है, जो हमेशा से ही वीर रहा है, क्या तुम एक स्त्री से युद्ध करोगे? चले जाओ यहाँ से, कल आना। मेरे श्वशुर और आर्यपुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के अभिसार से अभी आए नहीं हैं, अर्थात जो मेरे ससुर जी हैं वो, और जो आर्यपुत्र यानी जो मेरे पति हैं, वो दोनों ही उर्वशी और रंभा के साथ भोग विलास क्रिया में लीन हैं और अभी से वहां तक आए नहीं हैं। कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है, अर्थात जब जब उनको अपने ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से फुर्सत मिल जाएगी तभी तो वो युद्ध करेंगे, अर्थात अभी युद्ध करने का कोई शुभ मुहूर्त भी नहीं है। बोना मोरछल से पटा घुमाता हुआ, नहीं आज ही युद्ध होगा। और बोना कहता है, मुझे तो लगता है कि जो स्थितियां चल रही हैं, परिस्थितियां जो दिखाई दे रही हैं, उनके अनुसार युद्ध आज ही होगा। तुम स्त्री नहीं हो, तुम्हारी उंगलियां तो मेरी तलवार से अधिक चल रही है, अर्थात वो कहते कि तुम स्त्री मुझे दिखाई नहीं देती, तुम्हारी उंगलियां तो ऐसे चलती है जैसे तलवार की धार से भी अधिक तेज हो। कुबड़ तुम्हारे नीचे है, तब से मैं कैसे मान लूं कि तुम न तो नलकुबेर हो और न कुबेर। कुबड़ कहता है कि मैं तो मान ही नहीं सकता कि तुम नलकुबर की वधू और कुबेर हो, तुम्हारे वस्त्रों से मैं धोखा ना खाऊंगा, अर्थात तुम्हारी वेशभूषा को देखकर मैं धोखा खाने वाला नहीं हूँ। तुम पुरुष हो और युद्ध करो, अर्थात मुझे तो तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम एक स्त्री हो, तुम मुझे पुरुष के समान प्रतीत होते हो, चलो तुम मेरे साथ युद्ध करो। हिजड़ा उसी तरह मटकते हुए, अरे मैं स्त्री हूँ। हिजड़ा फिर मटकते हुए कहता हूँ, पागल हो गए हो क्या तुम? मैं वास्तव में ही एक स्त्री हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ। बहनों, कोई मुझसे ब्याह भले कैसे कर सकता है? और तुम ही देखो कि एक हिजड़े का कभी विवाह होता देखा है, अर्थात उससे कोई विवाह नहीं करता। लड़ाई मैं क्या जानूं, अर्थात मेरा लड़ाई से क्या लेना देना। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि रामगुप्त के दरबार में जो लोग रहते हैं, जो दास दासियां रहते हैं, वो भी रामगुप्त की तरह इतने कायर हैं कि वो पुरुष होने के बावजूद भी स्त्री होने का स्वांग रचते हैं, ढोंग रचते हैं, और स्त्री कहने के नाम पर अपने आप को युद्ध से बचाने का प्रयास करते हैं। दासी के साथ शिखर स्वामी का प्रवेश, यह सब कुबड़ा बोना हिजड़ा का संवाद चल ही रहा होता है कि इतने में दासी जो है शिखर स्वामी के साथ प्रवेश करती है। जब दासी शिखर स्वामी के साथ ध्रुव देवी के महलों में शिविर में प्रवेश करती है तो देखिए आगे के वार्तालाप क्या है। शिखर स्वामी, महादेवी की जय हो। शिखर स्वामी स्वांग रचता हुआ कहता है कि महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय हो। दूसरी ओर से एक युवती दासी के कंधे का सहारा लिए कुछ न कुछ मदिरा के नशे में रामगुप्त का प्रवेश, और दूसरी ओर तभी एक युवती दासी के कंधे का सहारा लेकर मदिरा के नशे में लुप्त रामगुप्त भी ध्रुव स्वामिनी के शिविर में प्रवेश करता है। मुस्कुराता हुआ बोने का खेल देखने लगता है और मुस्कुराता हुआ बोने का खेल देख रहा है। ध्रुव स्वामिनी उठ खड़ी हो जाती है और शिखर स्वामी रामगुप्त को संकेत करता है, और ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के प्रवेश करने पर खड़ी हो जाती है और शिखर स्वामी भी रामगुप्त को संकेत करता है। रामगुप्त कुछ भर्राए हुए कंठ से महादेवी की जय हो, और रामगुप्त भी भरे हुए कंठ से, जैसे कि उसे बहुत अधिक परेशानी हो, वह बहुत अधिक कष्ट में हो, कहता हो, ध्रुव देवी तुम्हारी जय हो। ध्रुव स्वामिनी स्वागत महाराज। और ध्रुव स्वामिनी भी एक महाराज होने के नाते उसका आदर करते हुए कहती है कि आइए महाराज, आपका मेरे शिविर में स्वागत है, मेरे महल में आपका स्वागत है। रामगुप्त एक मंच पर बैठ जाता है और शिखर स्वामी ध्रुव स्वामिनी के इस उदासीन शिष्टाचार से चकित होकर सिर खुजलाने लगता है, और रामगुप्त एक मंच पर एक तरफ बैठ जाता है और शिखर स्वामी ध्रुव स्वामी और शिखर स्वामी देखता है कि जो ध्रुव स्वामिनी है उसका व्यवहार कोई अधिक अच्छा नहीं है, अर्थात वह यह शिष्टाचार भी नहीं दिखाती है कि महाराज को कहे कि महाराज आइए और आप बैठ जाइए, अर्थात वह चकित हो जाता है और चकित होकर ऐसी अवज्ञा देखकर, ऐसा ध्रुव देवी का रामगुप्त के प्रति ऐसे व्यवहार को देखकर अपना सिर खुजलाने लग जाता है। कुबड़ा दोहाई राजाधिराज की, मुझ हिमाचल का कुबर दिखने लगा,
यह न तो नलकूबर की बहू मेरे कुबर से उठती है और न ही यह बोना मुझे विजय ही कर लेता है। और इतने में कुबड़ा और बोना भी आपस में लड़ाई करते हैं और महाराज के सामने कहते हैं कि महाराज आपकी जय हो, देखो इस कुबर ने मुझे कितना परेशान कर रखा है और यह नल कुबर की बहू मेरे कुबड़ के ऊपर बैठ गई है और यह बोना मुझे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होने देता है, नहीं तो मैं कब कब का शकराज से युद्ध करके विजय प्राप्त कर लेता। रामगुप्त हंसते हुए, वाह रे वामन वीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा है क्या? और रामगुप्त हंसते हुए कहता है, तुम बड़े आपस में वीर बनकर दिखाई देते हो, यहाँ पर क्या राष्ट्र विजय का कोई नाटक दिखाई दे रहा है या कोई नाटक खेला जा रहा है? जाओ जाओ जाकर अपना काम करो। आगे देखिए, बोना अकड़कर वामन के बलि विजय की गाथा और 3 पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं भी 3 लात में इसका कुबर सीधा कर सकता हूँ। और बोना अपनी ढींगे हाँकता हुआ अपनी वीरता की प्रशंसा करते हुए कहता है, महाराज ऐसी बात नहीं है, हम बोने हुए तो क्या हुआ, हम कुबड़े हुए तो क्या हुआ, लेकिन जिस तरह से भगवान ने एक ब्राह्मण का बलि रूप धारण करके राजा बलि को विजित कर लिया था, अर्थात 3 पग में धरती को माप लिया था। उस छोटे से बच्चे ने सारी धरती को अपने एक पांव से माप दिया था। इस महिमा को तो सभी जानते हैं। इसी तरह से ही मैं अपनी इस 3 लात में इसके कुबड़ को भी सीधा कर सकता हूँ। कुबड़ा लगा दे भाई बोने, फिर यह अचल हेमकूट बंधना तो छूट जाए। कुबड़ा कहता है, अच्छा तुम मेरे कुबड़ को सीधा कर सकते हो तो चलो तुम मुझे लात लगा ही दो, और जो ये मेरा कुबड़ की भांति हेमकूट ऊपर सा बना हुआ उठा हुआ है, ये मेरा कुबड़ा भी सीधा हो जाएगा, कुबड़ भी सीधा हो जाएगा और मुझे इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। अर्थात तुम्हारी 3 लात लगाने से अगर मेरा कुबड़ ठीक होता हो तो मुझे स्वीकार है, तुम ठीक कर दो। हिजड़ा, देखो जी मैं नल कुबर की वधू इस पर बैठी हूँ। हिजड़ा कहता है, देखो मैं नल कुबर की बहू हूँ जो इस पर बैठी हूँ। बोना, झूठ, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी स्त्री बन गया है। बोना कहता है कि देखो महाराज, युद्ध से कितना डर लगता है, वैसे तो यह पुरुष है लेकिन युद्ध के डर से इसने अपस्वांग रच लिया है और स्त्री होने का ढोंग कर रहा है। हिजड़ा, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं युद्ध नहीं जानती। हिजड़ा कहता है, महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, एक स्त्री को युद्ध से क्या लेना देना, मैं तो युद्ध की नीतियों के बारे में कुछ जानती ही नहीं हूँ। बोना, तुम नल कुबर की स्त्री होना तो अपनी विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूंगा। बोना कहता है, अच्छा तुम अपने आप को स्त्री बताती हो ना, तो ठीक है, मैं अब तुम्हें स्त्री मानकर ही तुम्हारा वरण करूंगा और उपहार मानकर तुम्हें अपने कब्जे में ले लूंगा। लोगों की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ, ठीक होगा ना? और फिर कहता है, तुम बार बार स्त्री होने का हवाला दे रही हो ना, तो ठीक है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर खींचता हूँ और तुम्हें अपना बना लेता हूँ। कदाचित यह धर्म के विरुद्ध ना होगा और यह बात धर्म के विरुद्ध भी नहीं होगी। रामगुप्त ठहाका लगाकर हंसता है और इस प्रकार से रामगुप्त उन सभी की बातें सुनकर ठहाका लगाकर हंसने लग जाता है, यानी जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसके ऊपर इन बातों का कोई भी असर नहीं होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने ध्रुव स्वामिनी नाटक से पेज नंबर 11 और 12 को पढ़ा है, जिसमें हमने कुबड़े, हिजड़े और बोने के संवाद को सुना है कि किस तरह से रामगुप्त के दरबार में केवल रामगुप्त ही कायर नहीं है, अपितु उसके दरबार में रहने वाले सभी व्यक्ति भी बोने, हिजड़े, कुबड़े बनकर कायरता पूर्वक व्यवहार करते हैं। और अब हमने 11 और 12 पेज को पढ़ लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में अगला पेज पढ़ेंगे और संवाद देखेंगे कि नाटक में कथाक्रम आगे किस प्रकार से बढ़ता है। धन्यवाद। आपकी प्राध्यापिका सुषमा गर्ग, हिंदू कन्या महाविद्यालय, जींद।